हेलो फ्रेंड्स, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलनों में जो यहाँ के लोगों का योगदान रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था उसमें वहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा है। उसके बाद की भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से समझ लिया है। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं ख़ास तौर से जो 1942 के बाद का घटनाक्रम है जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा जो यहाँ पर हम समझेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसा एक रूपरेखा जो रखी गई थी उसके बाद का क्या एक घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब हम अपने इस इतिहास के पोर्शन के अंतर्गत जो आधुनिक इतिहास का पोर्शन था उसमें हम लगभग एक अंत की ओर बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज अपना ये हमारा उनमें से एक हमारा एक टॉपिक होगा जो भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरीके से यहाँ के लोगों ने योगदान किया है उसको हम देखेंगे। तो आज जो हमारा ये टॉपिक होगा इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसमें उत्तराखंड का योगदान, मतलब उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम थे जो घटित हुए और उन्होंने एक यहाँ पर लोगों की राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया। और ब्रिटिश शासन जो यहाँ पर था खास तौर से कुमाऊं कमिश्नरी में जिसमें कि ब्रिटिश गढ़वाल का भी हिस्सा एक बहुत पैमाने पर दिखेगा, तो इन तमाम क्षेत्रों में किस तरह की एक हम देखेंगे कि जो भी घटनाक्रम यहाँ पर होगा वो किस तरीके का था। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पहले आप लोग ये जो टॉपिक है वो हमारा इससे अवगत हो जाएं। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि महात्मा गांधी हैं वो जिस तरीके से भारतीय राजनीति में आते हैं, उनके द्वारा चंपारण का जो आंदोलन था जिसमें उन्होंने 3 कठिया एक जो नील की खेती से संबंधित एक व्यवस्था थी जिसमें कि उसको खैर हम भारत के इतिहास के अंतर्गत डिटेल से देखेंगे। तो उस प्रथा को उन्होंने रुकवाया। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो मामला था उसमें गांधी जी का रोल था, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का रोल था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी एक मुहिम छेड़ी थी और राष्ट्रीय आंदोलनों को एक दिशा देने का काम उन्होंने किया था। अब बात जब भारत छोड़ो आंदोलन की होती है तो यहां हम देखते हैं कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बंबई में कौन से अगस्त 8 अगस्त 1942 को की गई। तो उनकी ये जो आंदोलन था उसकी घोषणा उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बंबई में इसकी घोषणा करी। और इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण एक नारा होता है, करो या मरो। ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा
दिया गया। तो ये खैर इसको हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से इसको पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इस आंदोलन में जो उत्तराखंड की तरफ से जो उत्तराखंड में विभिन्न घटनाक्रम हुए थे उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम यहाँ देखेंगे कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो ये 1942 का जो समय था, 1942 का जो कालखंड था, इसमें कौन से घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, खासतौर से उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों वाले सेगमेंट को अगर हम देखें तो 1942 का जो वो वर्ष था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष था, उसमें मुख्य रूप से जो गतिविधियां हुई थीं वो यहीं से पूछी जाएंगी। तो इससे संबंधित अब हम शुरू करते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं, लोग जो इसमें शामिल हुए थे उनके बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ हम समझते हैं कि इसकी कुछ शुरुआती एक हमारे पास कुछ लाइनें हैं, कुछ संदर्भ हैं जो हमें देखने हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये अंग्रेजों के लिए कहा गया कि अंग्रेजों अब तुम भारत से जाओ, भारत का शासन भारतीयों के लिए रहने दो। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव उत्तराखंड में मुख्यतः कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत मुख्यतः अगर हम देखें तो अल्मोड़ा जिले के कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के भीतर व्यापक तौर पर हुआ। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसको अभी आगे देखेंगे, लेकिन हम इतना समझें कि वैसे तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका प्रभाव संपूर्ण उत्तराखंड में दूसरे हिस्सों के समान संपूर्ण उत्तराखंड में पड़ा, लेकिन उसमें भी हम मुख्य रूप से देखेंगे तो जो अल्मोड़ा जिला है वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बड़े व्यापक पैमाने पर दिखी थी। कई घटनाक्रम थे, सल्ट का, खुमाड़ का, सालम क्षेत्र का, तो वो सब भी हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, एक समझ करने के लिए कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का जो ये अल्मोड़ा जिला था उसकी अपनी महत्ता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें खुद महात्मा गांधी भी रहे हैं। अब वो घटनाक्रम क्या है वो भी हम अब अगले भाग में देखते हैं। तो अब हम यहां पर जो सबसे पहला यहाँ घटनाक्रम होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखें, जैसे ही 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा इस मूवमेंट की घोषणा करी गई, उसी के साथ अगली ही सुबह 9 अगस्त 1942, यानी कि ये हम देखेंगे कि जब 8 अगस्त 1942 को
महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 को जब राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब हम यहां समझेंगे कि 9 अगस्त 1942 को खास तौर से अल्मोड़ा में कई जगह प्रदर्शन इसके विरोध में किए गए थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अल्मोड़ा के कई हिस्सों में इस तरह के हमें प्रदर्शन देखने को मिले थे और इस तरह के हमें प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए और जुलूस निकालने के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से इसी समय ये जो हम डेट बता रहे हैं, यहीं पर हम देखेंगे बीडी पांडे का एक जोरदार भाषण हुआ और कुछ लोग कहते हैं उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो उनके द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया, भाषण दिया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन हमें यह समझना है कि इसके साथ साथ बीडी पांडे के साथ साथ हरगोविंद पंत, इसके अलावा मनोहर पंत जैसे लोगों को भी अलग अलग जगहों पर इनकी गिरफ्तारियां की गई, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था। तो उसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व इन लोगों ने अल्मोड़ा के हिस्से में करा और इसके बदले में इनको गिरफ्तार किया जाने लगा। अब इसकी वजह से जो अल्मोड़ा के 10th और 12th विद्यालयों के जो विद्यार्थी थे उनके द्वारा प्रदर्शन किए गए और ब्रिटिश अधिकारियों पर पत्थर फेंके गए। और इसी में हम यहाँ समझेंगे कि इसी प्रदर्शन के दौरान जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं जो कुमाऊं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर नहीं, कुमाऊं कमिश्नर एक्टन, इनको भी चोटें लग गई थीं। तो एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि जो एक्टन थे उनको किस आंदोलन में उन पर प्रहार किया गया, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन था और वही उनका कार्यकाल भी था। तो ये एक बात हमें इस अगस्त वाले घटनाक्रम में, इस अगस्त माह में 1942 में एक पहला ये हमें घटनाक्रम देखने को मिलता है, जिसमें हमने ये समझा कि जब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, तो उसके बाद जितने भी हमारे प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिसमें खुद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जो थे, उनको गिरफ्तार करके देश के दूसरे हिस्सों में, किसी को यरवदा जेल में, तो किसी को अहमदाबाद जेल में, तो किसी को देश के दूसरी जेलों में भेज दिया गया। तो उसी विरोध में अगले दिन अल्मोड़ा जैसे शहर में व्यापक आंदोलन हुए। कई लोगों को इसमें कई लोगों के भाषण हुए, जिसमें खुद बीडी पांडे थे, और प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश शासन ने उनको भी गिरफ्तार करा था। हरगोविंद पंत भी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद मनोहर पंत भी गिरफ्तार हुए थे। तो ये सब नाम हमें याद रखने हैं। और इस गिरफ्तारी के विरोध में फिर जो जनमानस था, उसने
सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जो युवा वर्ग थे उन्होंने पत्थरबाजियां करी ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश पुलिस के ऊपर, और प्रतिक्रिया स्वरूप जो था इसमें कुमाऊं कमिश्नर एक्टन भी चोटिल हुए थे। तो ये शुरुआती कुछ घटनाक्रम थे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए अल्मोड़ा के भीतर। अब हम देखेंगे कि और भी क्या यहाँ पर कुछ घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम दूसरी चीज जो समझेंगे कि इसी अल्मोड़ा जिले के भीतर कुछ घटनाक्रम होते हैं, चाहे वो खुमाड़ का क्षेत्र हो, सालम का क्षेत्र हो, या सल्ट का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। तो उनको हम क्रमवार तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने 9 अगस्त 1942 तक के घटनाक्रम को देखा। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा क्षेत्र के देघाट नामक स्थान पर, उत्तराखंड में अल्मोड़ा क्षेत्र के देघाट नामक स्थान पर 18 अगस्त, ये डेट है 18 अगस्त 1942। 18 अगस्त 1942 को क्या होता है कि प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसको हम एक जो इसका एंगल ये था कि इसमें थोड़ा इस लाइन से हटते हुए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव ग्रामीण भाग पर भी व्यापक तरीके से हुआ था। व्यापक तरीके से ग्रामीण भाग पर इसका प्रभाव देखने को मिला, और इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप 18 अगस्त 1942 को जो प्रदर्शन था वो बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया, और इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने लोगों को भगाने के लिए वहाँ गोली चलवाई। और इसमें 2 भाई थे, जिसमें एक का नाम ये हम बात कर रहे हैं देघाट नामक स्थान पर जो हुआ था, उसमें एक का नाम हीरामणि और दूसरे का नाम हरिकृष्ण, ये 2 नाम थे, और ये दोनों लोग इसमें शहीद हो गए। तो कई बार पेपर में पर्टिकुलर एक घटना स्थल के बारे में उल्लेख करते हुए ये पूछ लिया जाता है कि इस जगह इस घटना में कौन शहीद नहीं हुए थे या कितने लोग शहीद हुए थे, इनमें से विकल्प चुनने होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से इस तरह इस टॉपिक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो हम उसी एंगल से इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो बताया गया कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा क्षेत्र के देघाट नामक स्थान पर, ये नाम बहुत ज़रूरी है याद करना कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी हम अभी सालम और सॉल्ट का क्षेत्र देखेंगे जहाँ पर कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई थी, तो सब मिक्स हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको अलग सेपरेट तरीके से पढ़ना है। तो इसमें देघाट नामक स्थान पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो लोग शहीद हो गए ब्रिटिश सरकार की वजह से, वो जो थे ये 2 नाम हीरामणि और हरिकृष्ण, ये 2 नाम हमें याद रखने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। और
ये भी पूछा जा सकता है कि जो देघाट नामक स्थान पर इस तरह की गतिविधियां हुई उसका सन क्या था। तो ये सन जो था वो 18 अगस्त 1942 की बात यहाँ पर हो रही है। तो दो तिथियां हमने देखी, एक 8 और 9 अगस्त को क्या हुआ और दूसरा 18 अगस्त 1942 को क्या हो रहा है देघाट के स्थान पर। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने यहाँ बताया इस पॉइंट में, ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये हम इस टॉपिक को भारत छोड़ो ही आंदोलन को हम देखेंगे तो उस दृष्टिकोण से भी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि इस आंदोलन का प्रभाव ना केवल शहरों पर, खासतौर से जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमने देखा था, तो उसी तरह का जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर भी हमें देखने को मिला। जो संचार व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जो परिवहन व्यवस्था थी, उसमें कुछ ना कुछ एक अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश ग्रामीणों के द्वारा की गई। हम देखेंगे कि उत्तराखंड में कई ऐसे जगह थी जहां पर पूरे के पूरे गांव से, जैसे कहीं पर 40 परिवार हैं, 50 परिवार हैं, उसमें से 10-10, 20-20 परिवार के लोग एक साथ आंदोलन में कूद कर अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इस आंदोलन से जुड़ी हुई हम देख रहे हैं। इसमें ये दूसरा जो हमारा बिंदु था, पहला बिंदु हमने समझा, अब ये जो हमारा एक तरीके से दूसरा बिंदु था, ये हमें याद करना जरूरी है। इसमें हीरामणि का नाम और दूसरी तरफ हरि कृष्ण का नाम देघाट शहीद के रूप में याद किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम देखते हैं। अभी हम 1942 का जो ये आंदोलन था वो मुख्य रूप से जो अल्मोड़ा जिले में इसकी गतिविधियां बड़े व्यापक पैमाने पर हुई थी उसको हम समझ रहे हैं, और उसी क्रम में हमने जो ये अगला जो हम क्षेत्र देखेंगे वो देखेंगे इसी जिले अल्मोड़ा के सालम क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधियां हुई थीं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हिस्सा है सालम का, यहाँ पर भी कई महत्वपूर्ण कुछ गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं। इस क्षेत्र में अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर लोगों के मध्य भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागृति देखी गई, और इसमें जो लोग शामिल थे इस आंदोलन के अंदर, जो जिन लोगों का नाम आता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसमें जो लोग शामिल थे उसमें मुख्य रूप से दुर्गादत्त पांडे, और इसके अलावा जो एक नाम जो था दुर्गादत्त पांडे, इसके अलावा राम सिंह आजाद, राम सिंह आजाद, ये सारे नाम जुड़े हुए हैं और इनको इसी तरह में याद करना है। प्रताप सिंह बोरा। तो ये 3 नाम हुए सालम क्षेत्र के इस आंदोलन से जुड़े हुए। इसके अलावा हमें यह भी समझना है कि 2 नाम नरसिंह धानक, नरसिंह धानक, और इसके साथ साथ
टीका सिंह। ये दो नाम हमें देखने होंगे। तो अब जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हमारे पास अगला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसको सालम क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरह की गतिविधियाँ हुई और इन गतिविधियों को हमें देखना है। और इसमें जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों ने निभाई थी तो उसमें मुख्य रूप से दुर्गा दत्त पांडे, राम सिंह आज़ाद, प्रताप सिंह बोरा और नरसिंह धानक और टीका सिंह जैसे लोगों ने इसमें अपनी अपने स्तर से कुछ चीज़ें करी थी। अगर इसमें हम देखें कि शुरू में लोगों के द्वारा जब इस क्षेत्र में हम समझ सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो आंदोलन किया गया था उसमें मुख्य रूप से ये जो नाम है सालम क्षेत्र के इस आंदोलन से जुड़े हुए वो इन मायनों में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब इनके प्रदर्शनों की वजह से, इन लोगों के प्रदर्शनों की वजह से जब ब्रिटिश शासन ने इनको गिरफ्तार किया तो इनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने इन लोगों को छुड़ाने में मदद करी। और इसी क्रम में हम समझेंगे ये जो तीन नाम हैं, राम सिंह आज़ाद, नरसिंह धानक और टीका सिंह, ये महत्वपूर्ण नाम हैं और इनसे संबंधित एक एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना होगा। चूँकि 1942 का जो आंदोलन था उसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों का उदाहरण मिलता है जो अंग्रेजों की वजह से वो भूमिगत हो गए थे और वहीं पर रहते हुए वो रेडियो के माध्यम से और दूसरी जो जनसंचार की व्यवस्थाएं थी उनके माध्यम से लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि 1942 के आंदोलन में उत्तराखंड से भूमिगत होने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? राम सिंह आज़ाद। ये भूमिगत हो गए थे और इनकी वजह से ये एक नाम हमें याद रखना होगा। और जब बाद में महात्मा गांधी ने भूमिगत हुए लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तब इन्होंने उत्तराखंड के बद्रीनाथ नामक स्थान पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया और इनका जो न्यायालय में मामला गया उसमें इनकी तरफ से केस लड़ने वाले जो थे व्यक्ति वो भारत के उपराष्ट्रपति आगे चलकर बनते हैं और इस वजह से ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है और उनका नाम होता है गोपाल स्वरूप पाठक। तो 1942 में गोपाल स्वरूप पाठक ने राम सिंह आज़ाद जो कि 1942 के आंदोलन के दौरान भूमिगत हुए थे और बाद में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, उनकी पैरवी करने वाले गोपाल स्वरूप पाठक हुआ करते थे। तो राम सिंह आज़ाद और उनसे संबंधित जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं। तो ये नाम हमें राम सिंह आज़ाद और ये इनका केस लड़ने वाला जो व्यक्ति था जो बाद में आज़ाद भारत में भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, उनसे जुड़ा हुआ ये नाम हमें याद रखना होगा। तो राम सिंह आज़ाद और उनसे जुड़े हुए ये जो हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें देखनी चाहिए। अब ये जो केस लड़ा गया इसमें इनकी अपील करने वाले जो व्यक्ति थे, यहाँ हमें देखना होगा कि इनके इस मामले को अपील करने वाले न्यायालय में जो व्यक्ति थे वो नैनीताल के इंद्र सिंह नयाल जैसे महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। तो ये नाम हमें जुड़े हुए हैं, इनको हमें इसी तरह से देखना होगा। कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी सालम क्षेत्र में जो ये नरसिंह धानक हैं और टीका सिंह हैं ये भी शहीद हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि नरसिंह धानक और टीका सिंह इनमें से किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो वो 4-5 ऑप्शन हो जाएगा, सालम, खुमाड़,
और ये जो सल्ट का क्षेत्र है वो, तो उसमें से हमें सही टिक करना होगा। तो नरसिंह धानक और टीका सिंह ये दोनों सालम क्षेत्र में शहीद होते हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ये पोर्शन था भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें उत्तराखंड का योगदान, तो उसमें मुख्य रूप से अल्मोड़ा के क्षेत्र पर जो गतिविधियां हुई हैं उसमें हमने सालम का जो क्षेत्र था वो हमने अच्छे तरीके से देखा है। इसमें अगर मैं इसको रिपीट करूं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में जब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जन जागृति होती है तो व्यापक तरह के प्रदर्शन होते हैं जिनको ब्रिटिश शासन के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जिसमें कि हमने ये नाम देखे, और चाहे वो दुर्गादत्त पांडे का हो, राम सिंह आज़ाद का हो, या प्रताप सिंह बोरा का, या इसके अलावा नरसिंह धानक और टीका सिंह, इस तरह के जो नाम हैं वो सामने आते हैं। और ये सारे नाम जो हैं वो इसी सालम क्षेत्र से जुड़ते हैं और हमें इनको याद रखना पड़ेगा। इसमें से जो ये नाम है राम सिंह आज़ाद का, इनके बारे में ये कहा जाता है कि 1942 के आंदोलन में ये जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्यापक तौर पर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए, ठीक उसी तरह जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण का एक उदाहरण देखने को मिलता है। और राम सिंह आज़ाद जो थे, बाद में महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने बद्रीनाथ में अपनी गिरफ्तारी दी थी, और बाद में इनका जो केस है न्यायालय में उसकी अपील इंद्र सिंह नयाल के द्वारा की गई थी, और बाद में इसकी जो पैरवी है एक व्यक्ति गोपाल स्वरूप पाठक जो कि आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, उनके द्वारा की जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनकी सज़ा को मृत्यु दंड से परिवर्तित कर कर इन्हें अंडमान निकोबार के काला पानी में इनको भेज दिया जाता है। तो ये नाम हमें ज़रूरी है इसको देखना। 1942 का जो ये आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है। अब हम यहाँ से अब एक तीसरा जो क्षेत्र है उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब उसको हम देखते हैं यहाँ से। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा इसमें वो है अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में घटित घटनाएं। तो अब हम जो एक दूसरा क्षेत्र हम इससे हम समझ सकते हैं कि इस जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का एक जन उभार देखने को मिला था, जन आंदोलनों का उभार, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक व्यापक रूप यहाँ पर देखने को मिला। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये साल्ट का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं और उन घटनाओं को हमें इस
ये जो घटनाएं थीं वो इस आधार पर समझी जा सकती हैं कि ये जो घटनाएं हुई थी इनको हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र की भूमिका को महात्मा गांधी के द्वारा भी इंगित किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ पर 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, और जो ये खुमाड़ नामक स्थान था ये सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय भी हुआ करता था। तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट नामक स्थान, खुमाड़ नामक स्थान पर जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, ब्रिटिश सेना के द्वारा गोलियां चलवाई गईं और इसमें जो शहीद होने वाले लोग थे उनका नाम हमें यहाँ पर समझना है। तो इस आंदोलन में मुख्य रूप से जो लोग शहीद हुए थे उसमें हम देखेंगे कि इसमें 2 नाम हमें दिखाई देते हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें गंगाराम और खीमादेव नामक 2 जो लोग थे वो इसमें शहीद हुए। तो इसमें शहीद होने वाले लोगों के नाम में गंगाराम व खीमादेव, तो ये 2 नाम हैं, गंगाराम व खीमादेव, जो कि इस आंदोलन में हमें शहीद होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा ये जो आंदोलन था, इसमें जो लोग शहीद हुए थे, इसमें 2 नाम और आते हैं, जिसमें कि जो पहले घायल हुए और बाद में वो भी 4 दिन बाद शहीद हो गए। उसमें चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये नाम भी हमें देखने होंगे। यही वो सब नाम हैं जो कि परीक्षाओं में विभिन्न घटनाओं से जोड़कर पूछे जाते हैं और उसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 नाम इस खुमाड़ के नामक स्थान पर जो ये आंदोलन हुआ उससे जुड़ते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो खुमाड़ का स्थान था और ये ख़ास तौर से सल्ट का जो क्षेत्र था, इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर जो हुआ करते थे कुमाऊं के, उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन जैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, ब्रिटिश शासन जैसा कुछ नहीं था। तो ये बताता है कि किस तरीके से 1942 आते आते इस रीजन में राष्ट्रीय आंदोलन कितना अपना उग्र स्वरूप धारण कर लिया था कि ब्रिटिश कमिश्नर को एक बार कहना पड़ा कि इस सल्ट के रीजन में हमें किसी तरह का कोई ब्रिटिश शासन देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब नाम और ये जो तिथि थी 5 सितंबर को, इसको
शहीद स्मृति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर जो घटनाएं हुई और उसमें जो लोग शहीद हुए वो यहाँ पर लिखा गया है। अब इससे जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझनी होगी वो ये कि कुमाऊं के इस सल्ट क्षेत्र को महात्मा गांधी के द्वारा कुमाऊं का बारदोली कहा गया है। किसको? सल्ट क्षेत्र को। तो ये जो सल्ट का क्षेत्र था अल्मोड़ा का, इसको महात्मा गांधी के द्वारा कुमाऊं का बारदोली कहा गया है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको हमें यहाँ पर ये समझते हुए पढ़ना है कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बताई गई हैं उसमें मुख्य रूप से एक तो ये जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका जो वक्तव्य था, तो ऐसा भी आ सकता है किस क्षेत्र के लिए कहा गया है और डायरेक्ट वो सल्ट का क्षेत्र वहाँ पर बनता है। दूसरा, 5 सितंबर 1942 को जो ये खुमार नामक स्थान था, यहाँ पर सल्ट कांग्रेस का ये मुख्यालय हुआ करता था। इस मुख्यालय पर एक तरीके से यहाँ पर खुमार के स्थान पर हमें ये गतिविधि देखने को मिली अंग्रेज़ों के द्वारा। उस समय हम देखेंगे यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो जॉनसन हुआ करते थे, उनके द्वारा ये गोलियाँ चलवाई गईं और इसमें जो लोग शहीद हुए खुमार घटना के अंतर्गत वो गंगाराम व खीमा देव जैसे ये दोनों भाई थे और इसके अलावा कुछ लोग और भी शहीद हुए जिसमें चूड़ामणि और बहादुर सिंह का नाम इसमें आता है। तो ये चारों नाम इस तरीके से प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। और इसमें अगली चीज़ ये है कि इसी क्षेत्र को महात्मा गांधी के द्वारा कुमाऊं के बारदोली नामक एक टाइटल से इसको घोषित किया जाता है। तो ये जो पोर्शन हमने पढ़ा ये भारत छोड़ो आंदोलन में इस अल्मोड़ा वाले क्षेत्र से जो भी गतिविधियां देखने को मिली थी उससे संबंधित रहा है। इसके अलावा भी कुछ अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हमें आगे जो इसमें हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि इसके बारे में हमने पहले देख रखा है कि जब 1937 में चनौधा आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। कब? 1937 में। तो यही जो आश्रम था वो 1942 तक राष्ट्रीय आंदोलन का एक गढ़ बन गया था। तो ये जो आश्रम था गांधी आश्रम, इसमें खादी को प्रोत्साहित करने का काम होता था। इसके जो कार्यकर्ता थे वो इसके साथ साथ दूसरे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1937 का ये जो आश्रम था ये किस तरीके से राष्ट्रीय गतिविधियों का एक गढ़ बनता है और इसमें
ब्रिटिश सेना के द्वारा सभी जो कार्यकर्ता इस आश्रम में होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये 1942 से जुड़े हुए हमें कुछ अल्मोड़ा के क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, और उससे जुड़े हुए ये तमाम जो फैक्ट थे, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो थी इस अल्मोड़ा के ज़िले के बाहर भी हुई, उसमें हम कुछ स्थान देखते हैं कि वो स्थल कहाँ कहाँ थे और उनको हम कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ 1942 का जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, 1942 का ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका प्रभाव नैनीताल प्लस जो ब्रिटिश गढ़वाल के क्षेत्र थे उन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया था। तो ये अगर हम देखेंगे कि अल्मोड़ा क्षेत्र के अलावा जो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था वो कुछ दूसरे हिस्सों पर भी पड़ा था, और उसमें हमें ये जो क्षेत्र थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो ये नैनीताल जिले में जो 1942 के आंदोलन से संबंधित गतिविधियां हुई, तो उसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन से जुड़े संचार व्यवस्था को ठप किया गया, जिसमें डाक तार लाइनें काट दी गई। ये इसको बस हमें इस टॉपिक को समझने के क्रम में इसको देखना है। और दूसरी चीजें हम ये देखेंगे कि इस क्षेत्र में जितने भी ब्रिटिश बिल्डिंगें हुआ करती थीं उनमें ब्रिटिश इमारतों में आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिलती थीं। तो ये जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला है 1942 में, वो केवल एक ज़िले तक सीमित नहीं था, वो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हुआ था, और इसी में हमें ये सारे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ब्रिटिश गढ़वाल में जो हमें नाम देखने को मिलते हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, उसमें भक्त दर्शन का नाम आता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें हमें पूरे ओवरऑल नाम में देखें तो मोहन लाल शाह का भी नाम आता है, जो कि टिहरी रियासत के वकील हुआ करते थे। तो ये भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हमें मदन मोहन उपाध्याय का भी नाम इसमें देखने को मिलता है।
तो ये तमाम जो नाम थे वो इसी आंदोलन से जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय आंदोलन जो ये 1942 का था, इसके एक बहुत बड़े स्वरूप को हमने यहाँ पर समझा है। इसके अलावा अब हम इसी में जो अगला टॉपिक होगा, क्योंकि 1942 का घटनाक्रम है, इसके अलावा हमें जो चीज़ें देखनी होंगी उसकी तरफ अब हम आगे की ओर निकलते हैं। तो 1942 या इससे पहले 1939, 37 या 1935, इन तमाम समयों में जो राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको हम जब यहाँ पर शिक्षा के इतिहास, पत्रकारिता के इतिहास को देखेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएंगे। तो अगला जो यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा छोटा सा, वो है आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के जो लोग रहे थे उनकी क्या भूमिका हमें दिखने को मिलती है। तो अब हम उसी को यहाँ पर देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड की जो लोग थे उसको हमें थोड़ा यहाँ पर समझना है। तो यहाँ हम देखते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली गई। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी वो संभाली गई। अब इसमें जो उत्तराखंड के लोग थे उनको भी कई पद अलग अलग प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं पदों को हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज में जो उत्तराखंड से थे उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी। तो ये नाम है जो कि आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी। और ये एक तरीके से ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर हुआ करते थे। तो ये पहला नाम हमने देखा। इसके अलावा उनके जो एक पर्सनल एडजुटेंट थे मेजर देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू। तो ये जो मेजर देव सिंह दानू थे, ये पर्सनल एडजुटेंट हुआ करते थे। किसके? ये हुआ करते थे आज़ाद हिंद फौज में। तो मेजर देव सिंह दानू, ये नाम हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम ऑन फील्ड बटालियन की बात करें तो इसमें हमें दो नाम मिलेगा, एक पदम सिंह का और दूसरा पीएस रतूड़ी का। दो अन्य नाम हम देख सकते हैं, पदम सिंह जो कि 3rd बटालियन को कमांड करते थे, और दूसरा पीएस
रतूड़ी, ये जो सुभाष रेजिमेंट थी, सुभाष रेजिमेंट थी, इसमें फर्स्ट बटालियन, इसमें जो पहली बटालियन थी, इस पहली बटालियन का नेतृत्व इनके द्वारा पीएस रतूड़ी के द्वारा किया जाता था। तो ये दो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। एक नाम जो है आज़ाद हिंद फौज में जुड़ा हुआ, वो नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी का। और ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी रहे हैं, ये ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में कमांडर हुआ करते थे, ये उत्तराखंड के थे। इसके अलावा मेजर देव सिंह दानू का नाम दिख रहा है, जो कि पर्सनल एडजुटेंट हुआ करते थे आज़ाद हिंद फौज के। अब अगर हम ऑन फील्ड जो बटालियन थी उसकी बात करें, तो इसमें दो ऐसे नाम हैं, पदम सिंह जो कि 3rd बटालियन के कमांडर हुआ करते थे, और पीएस रतूड़ी जो कि सुभाष रेजिमेंट में जो 1st बटालियन थी उसके एक हेड हुआ करते थे। तो ये सारे नाम हैं जो वैसे पूछे जा सकते हैं, इनको बस हमें इसी तरह सरसरी तौर पर इनको एक एंगल से हमें समझना है और दिमाग में बैठाना है। इसके अलावा अगर एक ये जो इसमें ज़रूरी चीज़ है वो हमें देखनी है, वो ये कि आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाल से व्यापक संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो आज़ाद हिंद फौज से व्यापक संख्या में लोग या गढ़वाल से आज़ाद हिंद फौज में जो लोग थे वो व्यापक संख्या में शामिल हुए, और इसमें जो मुख्य योगदान था ऐसा करवाने में, जो लोग प्रोत्साहन जिनको मिला ऐसा करने के लिए, तो वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा मिला। वही वीरचंद सिंह गढ़वाली जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो खुदवाई खिदमतदार मूवमेंट था, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा सीमांत क्षेत्र में चल रहा था, तो निहत्थे पठानों के ऊपर बंदूक गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। तो इन्हीं से प्रोत्साहित होकर लोग शामिल हो रहे थे, खास तौर से 21 सितंबर 1942 ये टाइम था जब कुल मिलाकर गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियनें, गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन, ये याद रखने वाली चीज़ है कि 21 सितंबर 1942 को गढ़वाल राइफल्स की जो 2 बटालियनें थीं जो कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थीं, उनका क्या नाम था? तो ये 2 बटालियनें थीं, 2/18 गढ़वाल राइफल्स और एक 5/18 गढ़वाल राइफल्स। तो ये 2 बटालियनें थीं जो कि इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई थीं। तो ये हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तराखंड से बहुत व्यापक स्तर पर लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत भाग लिया था। और
इसमें हमें जो नाम देखने को मिलते हैं वो हमने कर्नल चंद्र सिंह नेगी की बात हो, मेजर दानू की बात हो, या फिर पदम सिंह और PS रतूड़ी की बात हमने देखी थी। इसके अलावा जो अगली चीज़ है कि आज़ाद हिंद फौज जो थी, इसमें हमें जो गढ़वाल का रीजन था वहाँ से व्यापक स्तर पर लोग इसमें शामिल हुए और इसका जो क्रेडिट है वो वीर चंद सिंह गढ़वाली को दिया जाता है। और इसी में हम देखेंगे कि 21 सितंबर 1942 ये डेट पूछी जा सकती है जब गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 और 5/18 इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बनी। तो इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1857 से लेकर जो उत्तराखंड था उसका 1942 से 1945 तक का जो भी हमारे पास एक अच्छा खासा जो फैक्ट है वो हमें मिला है। अभी इसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलनों में उत्तराखंड की जो महिलाओं का योगदान है वो पोर्शन हमारा बचा हुआ है, और इसके अलावा हमारे पास जो पत्रकारिता थी उत्तराखंड की, चाहे वो द हिल्स पत्रिका हो, अल्मोड़ा अखबार हो, और उसके बाद 20वीं सदी के शुरुआती दशक में शक्ति और गढ़वाली समाचार जैसे तमाम अखबार थे, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो पोर्शन भी बचा हुआ है, तो उनको भी हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत आज़ादी के बाद शुरू होती है उसका पोर्शन भी हमारे द्वारा कवर किया जाएगा। तो इन वीडियोस को आप लगातार अपने स्तर से बार बार देखते रहिए, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको जब तक हम हमेशा याद नहीं करते रहेंगे, रिवाइज नहीं करते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।